दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो की शुरुआत में जब रोज बोला करते थे तो यह कहा करते थे कि आगामी 16 व 17 फरवरी की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन आयोग की शिथिल कार्य प्रणाली ने कल हमको बहुत दुखी किया। पता नहीं आयोग कब जो है बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करेगा और आयोग ने परीक्षा की तिथि को एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया है। इसलिए अब आगामी जो तिथि है उसकी चर्चा हम कोई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का एक धर्म होता है कि उसे लगातार पढ़ते रहना चाहिए और शिक्षक का भी एक कर्तव्य है कि उसे अपना काम करते रहना चाहिए। तो हम सिर्फ किसी आगे की मतलब आगे का विचार किए हुए कि यह परीक्षा किस तिथि की होगी, बस ये मान के चलते हैं कि यह परीक्षा होगी चाहे जब होगी और हमें इसी परीक्षा को आखिरी परीक्षा मान के पढ़ना है और आगे हम फिर आयोग की इस कार्यप्रणाली से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से करेंगे। इसीलिए हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो भी वीडियो मैंने शुरू किया था उसको कहीं रोका नहीं है और रोकूंगा भी नहीं। और आपसे भी यह आग्रह है कि आप भी लगातार अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए। जिसकी जीएस की कमजोरी है, जो जीएस के प्रश्नों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनको और मौका मिल गया है कि वो अपने जीएस के प्रश्नों का स्कोर बढ़ा ले, क्योंकि अंततः सिलेक्शन जीएस के प्रश्नों के द्वारा ही होता है। क्योंकि सब्जेक्ट का जो प्रश्न है उसमें लगभग सभी लोग एक सेम ही होते हैं, जीएस के प्रश्न ही अंतर पैदा करते हैं। तो चलिए जीएस के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोगों ने जो हमारी वीडियो में कमेंट किए हैं, जो हमें शुभकामनाएं दी है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। वीडियो आपको पसंद आ रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमें शुभकामनाएं देते रहिए और स्वयं के लिए भी आप लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयासरत रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, कल हमने 2 प्रश्न पूछे थे आपसे। उन दोनों प्रश्नों के जवाब बहुत से लोगों ने दिए हैं और बहुत से लोगों ने जवाब देना नहीं चाहा। उन्हें पता होगा या ना भी पता हो, तो जो भी है, जो जिसने भी जवाब दिया है उसमें से लगभग सभी लोगों के जवाब सही है। फिर भी उन प्रश्नों के जवाब हम देते हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कल मैंने जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था वह पूछा था कि संघीय मंत्रिपरिषद, देखिए यहां लिख देता हूं। कल मैंने जो आपसे पहला प्रश्न पूछा था वह था, पहला प्रश्न था संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन था वो था डी ऑप्शन। क्या था? लोकसभा के प्रति, ठीक है। किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है यह जानना बहुत जरूरी है। 75(3) में, ठीक है। 75(3) में इसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। इन प्रश्नों को पूछने का जो हमारा उद्देश्य है वह आपको किसी न किसी बहाने से अनुच्छेदों को तैयार कराना है और ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तैयार कराना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने एक क्विज का प्रश्न रखा है, ठीक है। आप धीरे धीरे एक एक अनुच्छेद तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है? आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है जो कल हमने पूछा था कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में क्या है? संविधान असाधारण परिस्थितियों में, संविधान जो है वह संविधान असाधारण परिस्थितियों में, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों, राज्यपाल के कृत्यों, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक है। उपबंध कर सकता है, ठीक है। तो संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 160 में, ठीक है। किसमें है? अनुच्छेद 160 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 है, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये 2 अनुच्छेद आपको तैयार भी हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ये दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा।
अब चलिए आज के क्विज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का क्विज क्या है? देखिए, क्विज के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपके अनुच्छेद भी तैयार होंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होंगे जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आज के क्विज का प्रश्न देख लेते हैं। आज के क्विज का पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है आज के क्विज का? संविधान की विषय, ये देखो, देखिए मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको बताना है। संविधान की विषय सूचियों, पहला प्रश्न है संविधान की विषय सूचियों, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, दिए गए विषयों के अतिरिक्त, ठीक है, संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर, अतिरिक्त विषयों, संविधान की सूचियों में, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन कानून बना सकता है? कौन कानून बना सकता है? ठीक है, बना सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, आप इन्हें अवशिष्ट विषय भी कह सकते हैं, जो दिए गए अतिरिक्त विषय उसे क्या कह सकते हैं? अवशिष्ट विषय भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन में दे देता हूं। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय बना सकता है इस पे कानून। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? संसद इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल इस पे कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल इस पे कानून बना सकता है। और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषदें इस पे कानून बनाती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें, ऐसे विषय जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उन पे कौन कानून बना सकता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल, या ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषदें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना, अब आज का दूसरा प्रश्न है, क्विज का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी अभी पूछ लेते हैं। देखिए, जो क्विज का दूसरा प्रश्न है वह है भारत की, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली, बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत तेजी से गलत होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि परीक्षा के समय प्रेशर बहुत होता है इसलिए समझ में नहीं आती चीजें। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, इन दोनों की तुलना करनी है। प्रणाली में अंतर का बिंदु, अंतर का बिंदु आपको बताना है। ये दोनों प्रश्न हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। अंतर का बिंदु निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में से, अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है? मैं आपको आसानी के लिए ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन ए क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या है? नाम मात्र, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, आपको इन दोनों प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरा प्रश्न है भारत की संसदीय शासन प्रणाली, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो ऑप्शन ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। देखिए, ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है द्विसदनात्मक व्यवस्था और ऑप्शन डी है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप तेजी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो आपके लिए खुला है, पूरी वीडियो आपको देखनी है, इसके बाद आप वीडियो देखना शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए आज के जो प्रश्न है उनकी शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एक एक प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न मिलते हुए दिखाई देंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ये आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? क्या है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1982 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1991 में और ऑप्शन डी है 1997 में। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में।
ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। क्या था? जल संसाधनों का जल संसाधनों का जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, अनुकूलतम मतलब जितनी आवश्यकता है उसी के अनुकूल, अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, आवश्यकता अनुरूप उपयोग। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में किस महीने में? जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य था जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ठीक है ना, एक प्रश्न और कभी कभी पूछा जाता है, राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन। क्या पूछा जाता है? राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1990 में, सितंबर 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है ना, तो देखिए इसमें दो प्रश्न आपको मिले। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी और सितंबर 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया था और यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। अब आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो यह गलत है। शहरी स्थानीय सरकार को नहीं बल्कि पंचायतों को, ग्रामीण पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, तो ए केवल एक ऑप्शन सही है। देखिए एक और दो, दोनों केवल दो, केवल एक, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए आइए 73वें संशोधन के बारे में जान लेते हैं। आखिर संविधान का जो 73वां संशोधन है वह क्या है? ठीक है, देखिए संविधान का 73वां संशोधन बहुत चर्चित है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम कब आया? संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम कब आया? यह आया 1992 में। ठीक है ना, 1992 के तहत संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। ठीक है ना, और इसके तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सीधे यही प्रश्न पूछा जाता है कि किसके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना, इसमें जो है पंचायतों के लिए एक भाग निर्धारित है। भाग 9 में पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, भाग 9 में। ठीक है ना, और इसी में पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ठीक है, स्वशासन, देखिए पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक चीज और है, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुल कितने विषय पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का जवाब यही ले लीजिए, कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं जो पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस बात को यही याद कर लीजिएगा। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषयों पे पंचायतों के लिए विषय, 29 विषय पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ये हो गई 73वें संविधान संशोधन की बात। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न, एक चीज और है, पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया? ठीक है ना, किया गया, तो वह कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान
संशोधन, ठीक है, इसी के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो बताइए एक प्रश्न में कितने प्रश्न मिल गए? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1992 से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पंचायतों का गठन किस भाग में है? भाग 9 है, ये याद रखिएगा, भाग 9 है। भाग 9 में पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में, ठीक है। और इसी में किसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो कुल 29 विषय स्वीकार किए गए हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न और आता है, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो वह भी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। अब देखिए इतने सारे प्रश्न केवल एक प्रश्न में समाहित है, ठीक है। अब यहां से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल इसे सही करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जो दूसरा विकल्प था, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसको हमने गलत काटा है। अब बताते हैं शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था कब स्वीकार किया गया। देखिए मुंह में छाला पड़ गया है, एक दाना है और बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं तुतला रहा हूँ, बीच में साफ साफ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, वो दाना ठीक हो जाएगा फिर सही बोलने लगूंगा, ठीक है ना। तो वो दर्द कर रहा है, बार बार वो दांतों पे लग रहा है, तो बोलने में थोड़ी असुविधा हो रही है। अब आ जाते हैं, देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की चर्चा करते हैं। संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा शहरों में जो होता है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या किया गया? देखिए यह अधिनियम भी जो है कब आया? 1992 में, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1992 में आया, ठीक है ना। और इसके द्वारा क्या किया गया? शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। किसकी? स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ठीक है। किसके द्वारा स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया? किसके द्वारा किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था किसके द्वारा स्वीकार किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। जबकि इसमें दिया है कि शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया था, इसीलिए हमने इसको गलत किया है, ठीक है ना। यह जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ठीक है ना। एक चीज और है, इसके द्वारा एक मतलब इसका जो है संविधान में एक भाग है, कौन सा भाग है? भाग 9 क, ठीक है। इसे मैं पूरा लिख देता हूं। भाग 9 क में क्या वर्णन किया गया है? शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था के रूप में वर्णित किया गया है भाग 9 क में। और इसके लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? बताइए शहरी संस्थाओं के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसके लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं, कितने विषय हैं? 17 विषय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। तो शहरी स्थानीय सरकारों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 17 विषय निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों तथ्यों को एकदम रटे रहिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया और इसके लिए एक भाग निर्धारित किया गया, भाग 9 क, ठीक है ना। भाग 9 क में इसका वर्णन किया गया है और इसके लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कुल 17 विषय निर्धारित किए गए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो शहरी स्थानीय सरकार के लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं वो विषयों की संख्या 17 नहीं है बल्कि 18 विषय है, ठीक है। इसे करेक्ट करिएगा, जो विषयों की संख्या है वह 17 विषय नहीं है बल्कि 18 विषय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन दोनों के लिए एक एक अनुसूचियां भी हैं। जैसे पंचायतों के लिए किस अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है? तो पंचायतों का जो वर्णन है वह है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में यह भी प्रश्न पूछा जाता है किस अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और इसी 11वीं अनुसूची में ही पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है 12वीं अनुसूची, जो शहरी स्थानीय सरकारों के लिए है, शहरी निकायों के लिए जो निर्धारित है। शहरी निकायों का वर्णन किसमें है? 12वीं अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में, ठीक है। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों का वर्णन है और 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो वह विषय है 18 विषय,
ठीक है, इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से। और एक चीज और, जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया वो किसके द्वारा जोड़ा गया? यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है ना। संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय पंचायतों के लिए निर्धारित है, ठीक है। यह भी दोनों तथ्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित कि कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी और कौन सी अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। पंचायतों के लिए जो निर्धारित विषय है वो 29 विषय है और स्थानीय शहरी निकायों के लिए जो विषय है वह 18 विषय इन अनुसूचियों में दर्ज है, ठीक है ना। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। अब यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न, कभी भी कोई भी आपसे कुछ पूछे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। यह एकदम कंप्लीट जानकारी है इसकी, ठीक है ना। अब चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी है KM मुंशी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी है KT शाह ने। तो बताइए किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर होगा KT शाह, डी ऑप्शन सही है। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। यह कहा था किसने? KT शाह ने कहा था। और इसको याद रखिएगा क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में दिया गया है, इसलिए इससे संबंधित कोई भी कथन हो, कोई भी वाक्य हो, उसे आप जरूर याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जिन्हें अदा किया जाता था। यह किसने कहा था? KT शाह ने कहा था, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है मूल अधिकार, कथन 2 है मूल कर्तव्य, कथन 3 है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं, ठीक है ना। तो भारत के संविधान के संदर्भ में देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा है। और भारत सरकार द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान में दर्ज इन उद्देश्यों में से कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं यह आपको बताना है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत, कौन सा कथन पूरा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आखिर क्या है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इसी के संदर्भ में पूछा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके बारे में जान लेते हैं और इसके बारे में क्या उपबंध किया गया था संविधान में। इस कार्यक्रम के पीछे जो है क्या स्थिति थी कि सरकार द्वारा संवैधानिक जो उपबंध थे उनमें किसका पालन किया गया है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत हुई कब हुई? 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत क्या शुरू किया गया? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को इसमें शामिल किया गया, पेंशन योजना, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था? दूसरा था राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत की गई इसके तहत, ठीक है, योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ठीक है, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, माता बनने पर, ठीक है ना, माता बनने पर जो लाभ हो सकता है, तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की भी शुरुआत इसी कार्यक्रम के तहत की गई, ठीक है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की शुरुआत की गई, ठीक है ना। और जो है इसमें क्या है कि इन योजनाओं की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत की गई, ठीक है ना। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ऐसे ही कई योजनाओं की शुरुआत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत की गई थी, ठीक है ना। अब इस कार्यक्रम में क्या है कि अब प्रश्न जो पूछा है कि यह संविधान के किन उद्देश्यों को पूरा करता है, ठीक है, मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को या नीति निर्देशक तत्व को। तो देखिए यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य को पूरा करता है, केवल 3, ठीक है ना। यह न तो मूल कर्तव्य को पूरा करता है और न ही मूल अधिकार को पूरा करता है, यह केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करता है, ठीक है ना। तो केवल 3, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देखिए नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद है जिसका उल्लेख मैं करूंगा विशेष रूप से, अनुच्छेद 41। किसका उल्लेख? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद है और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, ठीक है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, ठीक है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, लोक सहायता देने संबंधी या पाने संबंधी निर्देश, लोक सहायता संबंधी निर्देश कह सकते हैं, लोक सहायता संबंधी निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश दिए गए हैं और सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है वो इसी निर्देशों की पूर्ति करता है, ठीक है ना। इसमें सीधे सीधे अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में ऐसी दशाएं होनी चाहिए, कुछ दशाओं में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार ये किसमें दिया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 41 में वर्णित है और इसी अनुच्छेद 41 के क्रियान्वयन के लिए ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। इसका मतलब 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर पूछे कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई, तो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना। और यह केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सपोर्ट करता है, उसी के नीति निर्देशक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में यह जो है कार्यक्रम लागू होता है, ठीक है ना। तो केवल बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सामाजिक सहायता प्राप्त करने का कोई मूल अधिकार नहीं है, न तो सामाजिक सहायता प्राप्त करने का कोई मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। तो केवल नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 41 इसका जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, केवल 3 सही है, ठीक है ना। अब चलिए आज के 5वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो आज का 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? देखिए जो मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान द्वारा जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं, इनमें जो दिए गए हैं चारों, इसमें से कौन कौन है जो भारतीय मूल कर्तव्य में शामिल है भारतीय संविधान के, ठीक है। तो ऑप्शन ये है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, तो ये तो है मूल कर्तव्य। और दूसरा पॉइंट है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये पूरा नहीं टाइप हुआ है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, यह जो है मूल कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और तीसरा है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, बिल्कुल सही है। चौथा है, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो यह भी सही है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा सही है? 1 है, 3 है और 4, 1, 3, 4 सही है, 2 सही नहीं है, देखिए सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो किसमें है? अनुच्छेद 51A में। किसमें दिया गया है मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 51A में दिया गया है और इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन
संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। ठीक है ना। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो देखिए 11 मूल कर्तव्य हैं। कुल कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो यह सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। कहां से? सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अब देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश जिस समिति ने की उसे कौन सा नाम देते हैं? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया और जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। तो सभी 11 मूल कर्तव्यों को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया था उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? 11वां मूल कर्तव्य था बच्चों को 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दिलाने में सहयोग करें। ठीक है, दिलाने में सहयोग। ठीक है, तो क्या था 11वां मूल कर्तव्य? क्या था? बच्चों को 14 वर्ष तक मुफ्त या निःशुल्क शिक्षा दिलाने में सहयोग की बात कही गई थी 11वें मूल कर्तव्य में। तो इस प्रकार कौन सही है? सी ऑप्शन सही है। 1, 3 और 4 सही है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा मूल कर्तव्यों से संबंधित यह सवाल। आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, चलिए आज का छठा प्रश्न देख लेते हैं। आज का छठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 2 है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 3 है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन 4 है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सदस्य जो है, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो सदस्यों के नाम दिए हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन बी 1, 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही है। और ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद याद रखिएगा, हमारा उद्देश्य आपको एक एक अनुच्छेद रटवा देना है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो प्रावधान है, इसे यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है? वह अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो देखिए संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित सदस्य। तो कौन है? ए ऑप्शन सही है। पहला सही है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडलों के दोनों सदनों नहीं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो सी ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। ठीक है, तो 1, 3 और 4 सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है। अब देखिए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसको याद रखिएगा, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया।
ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय दिल्ली में चुनाव चल रहा है और दिल्ली में चुनाव के तत्काल बाद जो है आपकी परीक्षा होने वाली है। तो यह जानिए कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार का अधिकार दिया गया या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में सदस्यों के रूप में इन्हें शामिल किया गया। तो यह है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, पढ़ते समय हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल आप ही सही करेंगे क्योंकि इसको कोई बताता नहीं है। ठीक है ना, तो अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमको बताइए। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57, यानी डी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं हैं। अब आइए तेजी से राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53, देखिए इसमें 53 नहीं दिया है, अनुच्छेद 53। ठीक है, मैं इसको बताता हूं। अनुच्छेद 53 है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? यह है अनुच्छेद 53 में। फिर आते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किसमें है? निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है रीति से क्या मतलब है कि किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे जो निर्वाचन होता है उसकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं 57 अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या दिया है? अनुच्छेद 56 में क्या दिया है? अनुच्छेद 56 में दिया है राष्ट्रपति की पदावधि। किसके बारे में? राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में किसमें दिया है? अनुच्छेद 56 में दिया है। ठीक है, आ जाते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या दिया है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसमें है? अनुच्छेद 57 में है। इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आते हैं अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 58 में क्या है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 58 में है। और जबकि अनुच्छेद 62 में है, अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किसमें है? अनुच्छेद 62 में। ठीक है, पद के लिए शर्तें किसमें है? अनुच्छेद 62 में। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित इतने ही अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें दिया गया है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है वह, तो अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। जबकि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए व्यवस्था है। किसमें? अनुच्छेद 57 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता से संबंधित है और अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ये महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, इतने अनुच्छेद आप याद कर लिए। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरे अनुच्छेद याद करा दूंगा। ठीक है ना, अब चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? अनुच्छेद 57 यानी डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता। ठीक है, अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और ऑप्शन डी है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो बताइए प्रोटेम
प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? यह जो है, जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, उन सदस्यों को नवनिर्वाचित नव नवनिर्वाचित सदस्यों नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है कौन? प्रोटेम स्पीकर। शपथ दिलाता है कौन? शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? वह करता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसके वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और यह क्या करता है? यह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है ना? तो चलिए आइए आज का नवा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो देखिए, आप देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कर रहा है, आदेश के पुनरावलोकन की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु। ठीक है, तो इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। अब बताइए, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है, ये देखिए बी है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 139, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 130 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 138। तो बताइए, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश को, अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अनुच्छेद 137 को याद रखिएगा, यह जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। ठीक है, आदेश के पुनर्विलोकन से संबंधित है। ठीक है ना? अनुच्छेद 137। चलिए आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय मामलों की नई दिल्ली में मामलों की सुनवाई। उच्चतम, देखिए ये गलत टाइपिंग है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। देखिए, इसको सुनवाई आप नोट कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन बी है यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करें, ऑप्शन सी है संसद के अनुमोदन से और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो बताइए, उच्चतम न्यायालय, चूंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है, लेकिन अगर अन्य स्थान पर वह सुनवाई करना चाहे तो उसे किसका अनुमोदन लेना पड़ेगा, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जवाब होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। देखिए, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है ना? और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 130 किसके अनुसार? देखिए, अनुच्छेद याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? सारे अनुच्छेदों को रटाना हमको, और धीरे धीरे करके ही आप रट पाएंगे, इसलिए हम हर प्रश्न में एक एक अनुच्छेद आपको बता रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 130 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार, ठीक है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, अनुच्छेद 130 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। मतलब अनुच्छेद 30 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में सुनवाई करेगा। ठीक है, दिल्ली में सुनवाई करेगा या ऐसी जगह पे करेगा सुनवाई, या ऐसी जगह पर सुनवाई कर सकता है, ऐसी जगह पर सुनवाई कर सकता है जहां समय समय पर भारत के राष्ट्रपति आदेश करें, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर मुख्य न्यायाधीश नियत करें, समय समय पर नियत करें। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नियत करें। ठीक है, अब देखिए क्या है,
अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में सुनवाई करेगा, ठीक है, या ऐसे स्थान पर सुनवाई कर सकता है जहां राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश समय समय पर नियत करें। यानी दिल्ली के बाहर अगर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई दिल्ली में करता है, लेकिन दिल्ली से बाहर जब उसे मामलों की सुनवाई करना है तो उसे भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो निम्न में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जस्टिस फातिमा बीबी, ऑप्शन बी है जस्टिस सुजाता मनोहर, ऑप्शन सी है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और ऑप्शन डी है जस्टिस रूमा पाल। तो उस चौथी महिला का नाम बताइए जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, यानी सी ऑप्शन सही है। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली चौथी महिला थी, ठीक है। अब देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला थी, हाल ही में उनका निधन हो गया है। इनके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी। कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना। और यह जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। तो याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस फातिमा बीबी थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला थी जस्टिस सुजाता मनोहर। कौन थी? दूसरी महिला थी जस्टिस सुजाता मनोहर, ठीक है। दूसरी महिला थी जस्टिस सुजाता मनोहर, ठीक है। तीसरी महिला कौन थी? देखिए, पहली जस्टिस फातिमा बीबी, दूसरी जस्टिस सुजाता मनोहर और तीसरी महिला कौन थी? तीसरी महिला थी जस्टिस रूमा पाल। कौन थी? जस्टिस रूमा पाल तीसरी महिला थी, ठीक है। अब बाद में चौथी महिला के रूप में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को नियुक्त किया गया और पांचवी महिला के रूप में अभी हाल ही में पांचवी महिला के रूप में रंजना प्रकाश देसाई जी को, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली जो महिलाएं हैं, पहली महिला है जस्टिस फातिमा बीबी, दूसरी महिला है जस्टिस सुजाता मनोहर, तीसरी है जस्टिस रूमा पाल और चौथी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो इन पांचों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है संसदीय एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है न्यायिक पहल द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखिए, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक मामला है जिसे कहते हैं हुसैनारा खातून केस। क्या नाम है? हुसैनारा खातून मामला, खातून केस, ठीक है। हुसैनारा खातून केस है, एक मामला है, ठीक है। और यह मामला किसने दायर किया था? यह मामला दायर किया था पुष्पा कपिला हिंगो रानी ने। हुसैनारा खातून का मामला है और इसे दायर करता है, याचिकाकर्ता कौन थे? याचिकाकर्ता थे पुष्पा कपिला हिंगो रानी। कौन? पुष्पा कपिला हिंगो रानी, ठीक है। हिंगो रानी, इनका नाम याद रखिएगा। हुसैनारा खातून का मामला था और इसे दायर किया था पुष्पा कपिला हिंगो रानी ने, ठीक है ना। और यह मामला कब का था? 1979 का। कब था? 1979 का। इन्हीं के केस को सबसे पहले न्यायाधीश पीएन भगवती ने, किसने? न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1979 में इसी केस को जो है जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। किसको? 1979 में इस केस को न्यायाधीश पीएन भगवती ने इसी केस को 1979 में जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है।
ईमानदारी से बताइए, इसके पहले आप जनहित याचिका के संबंध में क्या जानते थे? सिर्फ यही जानते थे ना कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके समय में हुई? न्यायाधीश पीएन भगवती के समय में 1979 में, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में जो 1979 में जो केस था वो हुसैन आरा खातून का केस था, और इस केस को दायर करने वाले कौन थे? पुष्पा कपिला हिंगोरानी थी। इसीलिए पुष्पा कपिला हिंगोरानी को क्या कहा जाता है? सोच के बताइए। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को कहा जाता है जनहित याचिका की माता। क्या कहा जाता है? जनहित याचिका की याचिका की माता। जनहित याचिका की माता के नाम से किसे जाना जाता है? मदर ऑफ पीआईएल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। मदर ऑफ पीआईएल भी इसे कहते हैं। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इश्यूज लिटिगेशन कहते हैं, ठीक है ना। पीआईएल का मतलब क्या है? पब्लिक इश्यूज लिटिगेशन कहते हैं। जनहित याचिका की माता के नाम से, मतलब मदर ऑफ पीआईएल के नाम से किसे जाना जाता है? मदर ऑफ पीआईएल के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हुसैन आरा खातून का केस था, 1979 का केस था। याचिकाकर्ता थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, और सबसे पहले न्यायाधीश पीएन भगवती ने 1979 में जनहित याचिका के रूप में इस केस को स्वीकार किया था, ठीक है। और जनहित याचिका की माता के रूप में तब से कौन प्रसिद्ध है? मदर ऑफ पीआईएल के नाम से किसे जानते हैं? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, इस मामले में एक और बात है, महत्वपूर्ण है। देखिए, जब जनहित याचिका स्वीकार करने की सिचुएशन थी, स्वीकार किया था पीएन भगवती ने, तो उस समय वो क्या थे? वह जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, केवल क्या थे? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, ठीक है। न्यायाधीश थे कौन? उस समय केवल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे पीएन भगवती, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, केवल न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। और उस समय जब जनहित याचिका स्वीकार किया गया, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वह थे उस समय के मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़। कौन थे? वाईवी चंद्रचूड़, जो इस समय अभी हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए थे, डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे वाईवी चंद्रचूड़, ठीक है। वाईवी चंद्रचूड़ थे उस समय चीफ जस्टिस, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे वाईवी चंद्रचूड़, और न्यायाधीश थे पीएन भगवती। और इन्हीं के समय में सबसे पहले जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था, और पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जो है जनहित याचिका की माता के नाम से जानते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को याद रखिएगा, बना लीजिएगा। आप इन्हें नोट न कर पाइएगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वहां से आप इसे आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी बार चाहे दोहरा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? न्यायिक पहल द्वारा, ठीक है। जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई वह किसके द्वारा हुई? एक न्यायिक पहल द्वारा हुई। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आज का 13वां प्रश्न देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसे क्या कहते हैं? CSIR, ठीक है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष होते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का 14वां प्रश्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो बताइए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल है वह कितना होता है? अब देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वह होता है 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 148 में किसकी नियुक्ति का प्रावधान है? कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 148(3) कितना? अनुच्छेद 148(3) में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के संबंध में बताया गया है, और कहा गया है कि उसकी नियुक्ति जो है, उसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष उसका कार्यकाल होगा,
ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो पद पर नियुक्ति है वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष का कार्यकाल, जो 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा उसी पर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कही गई है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, और अनुच्छेद 148(3) उसके कार्यकाल के संबंध में बताता है, जिसमें 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो पहले हो उसका कार्यकाल वही होगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये सी ऑप्शन सही है। अब देखिए आज का 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में इसमें से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। ऑप्शन सी है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। और ऑप्शन डी है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो बताइए, इनमें से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सही नहीं है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है, उसमें डी सही नहीं है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह गलत है, क्योंकि वह प्रसाद पर्यंत तो पद धारण नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 148 ये में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 148(1) अनुच्छेद 148(1) में क्या कहा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति, सीएजी की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, की जाती है। अनुच्छेद 148(a) कहता है कि सीएजी की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन यह जो है सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता। ठीक है, सीएजी को राष्ट्रपति जो है पदच्युत नहीं कर सकता, सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता। तो उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा, उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, हटाया जाता है। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिए, अनुच्छेद 148(1) में क्या कहा गया है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता। ठीक है, उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी आधार पर सीएजी को हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति एक झटके से उसे नहीं हटा सकता। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति उसे पदच्युत नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक एक डाटा को इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसको आपके सामने एक मोतियों की माला की तरह उसको पिरो के बताना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली होगी वो रात बिरात में अपडेट कर दूंगा, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जीएस को आप कवर कर लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। और हाँ, अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ठीक है, और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।